आदाब अर्ज़। आज हमारे साथ मशहूर और मारूफ शायर और हमारे हर दिल अजीज जनाब हसन काज़मी साहब तशरीफ़ फरमा है। हसन काज़मी साहब आदाब अर्ज़। आदाब आदाब। खुशामदीद आपको आदाब अर्ज़ के प्रोग्राम में, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके बहुत ममनून हैं कि आप तशरीफ़ लाए और रखवाली। आपने वक्त दिया संगम जी, जी। के सामीन को और नाजरीन को, और आदाब अर्ज़ करने से पहले तो हम थोड़ा सा सफ़र करते हैं शुरू से। जी। अब तो कुछ अपने बारे में बताइए काज़मी साहब, कहाँ पे पैदाइश हुई और कहाँ तालीम हासिल की आपने? इस वक्त जो पूरी दुनिया समझती है कि मैं लखनऊ से ही मेरी वाबस्तगी है और लखनऊ के हवाले से पूरी दुनिया में जाता हूँ। लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि मेरी पैदाइश कानपुर में हुई, नज़दीकी है कानपुर। तो वहाँ मैंने जो है आँख खोली एक मुतवसत घराने में, और वहीं तालीम और तरबियत भी हुई मेरी। और मैंने वहाँ पर एमए किया हलीम डिग्री हाँ, कॉलेज से। अच्छा और अच्छा। और शुरुआत में ही हाई स्कूल से ही 75-76 से ये शायरी की तरफ, घर का माहौल ऐसा था कि घर में ननिहाल में हमारे, ख़ास तौर पे हमारे नाना, हमारे मामू वगैरह, घर की जो महफ़िलें होती थी, ऐसी तकारीब, उसमें शेर-वेर कहते थे और सब इस तरह का माहौल था, पढ़ने-पढ़ाने का। नॉवेल्स पढ़ी जा रही हैं, रसायल आते थे। तो मैंने उर्दू की तालीम किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं ली। हमारी बुनियादी तालीम जो है उर्दू की घर में ही हुई। हमने फिर डायरेक्ट बीए में आके फिर उर्दू की। मेरे वालिद साहब भी मुझे डॉक्टर बनाना चाहे थे। मैं साइंस और बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं शायरी की तरफ रुजू हो गया था मेरा, तो जिसके सबब मैं जो हूँ इस तरफ जो है मेरा ध्यान नहीं देता। तो मैंने बीए में आके फिर जो है उसको अपना सब्जेक्ट ही चेंज कर लिए, और अच्छा उसके बाद उर्दू का सब्जेक्ट लिया। तो बीए और एमए करके पीएचडी शुरू की थी। फिर मेरा 82 में दूरदर्शन की तरफ रुझान हो गया, तो 82 में मैं वहाँ ज्वाइन हो गया, और अच्छा। एज ए कैजुअल अनाउंसर और कैजुअल इंटरव्यू वगैरह करते थे खुतबा और शोरा के। जी इसके जी। बाद फिर 90 में आके मैं न्यूज़ रीडर हो गया। न्यूज़ रीडर के बाद फिर वो हमारी ज़िंदगी, क्योंकि वो एक एम था कि यार टेलीविज़न का सिलसिला, वो एंकर होते हैं, बाज़ औक़ात होते हैं हमारे ही घर में, तो वो उन्होंने जब शाम दिन भर शायद ना खुले टेलीविज़न, लेकिन शाम के वक़्त जो है बुज़ुर्ग कहते हैं ज़रा सा टीवी खोलो, जी। इस वक़्त क्या हो रहा है? सही। ज़रा देखो न्यूज़ क्या हो रहा है। तो ये एम था कि यार टेलीविज़न छोटे पर्दे पे एक न्यूज़ एंकर ऐसा होता है जिसको जो है सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जैसे फ़िल्म में एक हीरो होता है। तो ये सोच के वो उसमें लग गए, और अल्लाह ने उस ख्वाब को भी पूरा किया कि मैं 90 में न्यूज़ रीडर हो गया, और ये सिलसिला आगे चलता रहा। एमए की तालीम फिर वो करने के बाद फिर मैं शायरी की तरफ बाकायदा ये सिलसिला भी चलता रहा, और मुशायरों में भी शिरकत सन 76-77 से ही मुशायरों में आ गए थे। माशाल्लाह तो वो फ़ील्ड माशाल्लाह। हमारी साथ-साथ चल रही थी, लेकिन हमने तालीम पे ध्यान रखा कि बगैर तालीम के कहीं आपकी वक़्त नहीं है। जी तो जी। उसमें हाँ, जब भी वक़्त होता था एग्ज़ाम्स का, तो मैंने फिर 1 डेढ़ महीने फिर मुशायरे-वशायरे बिल्कुल छोड़ देते थे, जी और उसके बाद फिर अपने एग्ज़ाम के बाद फिर हमारा सिलसिला शुरू हो जाता था। और अल्लाह का करम है, एहसान है उसका कि बहुत बड़ी-बड़ी शख्सियतें, जिसमें कैफ़ी आज़मी साहब जैसी शख्सियत ने मुझे बेटा बनाया हुआ था, निदा माशाल्लाह फ़ाज़ली साहब, कुमार साहब, शमीम जयपुरी साहब, डॉक्टर बशीर बट साहब, इस वक़्त पे माशाल्लाह। जितने भी आलमगीर शोहरत के लोग थे, जी अल्लाह ने कुछ सिफ़ात दी, उनको सताइश की और उनको इज़्ज़त देने की, कि उन्होंने अपनी पलकों पे बिठाया, और बहुत हमें शफ़क़तें और मोहब्बतें और दुआएँ मिली उनके, जिसके सबब मैं आज भी हूँ यहाँ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप फिर मैंने पढ़ा कि आप चैनल हेड भी रहे आलमी सहारा उर्दू न्यूज़ जी, चैनल के। मैं जी 90 से 2000 तक दूरदर्शन में न्यूज़ पढ़ता रहा, और 2000 में फिर मैंने सारा चैनल जॉइन कर लिया था। तो मैं फिर दिल्ली चला गया, नोएडा, अच्छा। और वहाँ 2000 से लेकर 2015 तक मैं सारा के ये आलमी जो उर्दू चैनल है, उसका मैं हेड रहा। 15 में फिर मैं रिज़ाइन करके
और समझ लिया कि अब हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ अदब की खिदमत करना है। तो मैं उसके बाद फिर मैं अपने आप को फुल टाइम इससे मुंसलिक हो गया और आज तक जारी और सारी है। माशाल्लाह। तो फिर वापस लखनऊ तशरीफ ले आए मतलब आप। लखनऊ, जी, जी। जबरदस्त। तो शायरी लेकिन की लखनऊ लखनऊ की ख़ुसूसियत ये है कि लखनऊ में रहने वाला आदमी, लखनऊ का रहा आदमी जी, लखनऊ नहीं छोड़ सकता। उस ये बात। हमने पूरी दुनिया का कई-कई बार सफ़र किया है, जी, लेकिन जो बात हमारे इस शहर में है, और पता जी, नहीं क्या, अगर कहा जाए कि आप बताइए क्या ख़ुसूसियत है, तो जी, शायद ना बता पाऊँ। लेकिन इसकी आबो-हवा में जो जी, सुकून है, जो शाइस्तगी है, जो नग़्मगी है, जो मोहब्बत है, जो ख़ुलूस है, जो अपनाइयत है, किसी दुनिया के किसी मुल्क में, किसी शहर में नहीं है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने तो शाइस्तगी का जो लफ्ज़ यूज़ किया ना वो बेहतरीन, बिल्कुल वो एग्ज़ैक्ट। सिर्फ़ लखनऊ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल उसकी कोई मिसाल नहीं है। कल मैं तो इनका इंटरव्यू देख रहा था यूसुफ साहब का। जी, जी, मैं बस नाम आपकी में क्या कह है, जुर्रत जो जी, दिखाए, जो छुड़ाए लखनऊ, लखनऊ हम जी, पर फ़िदा है, हम फ़िदा है हम लखनऊ। फ़िदाए लखनऊ, बहुत बिल्कुल खूबसूरत आपके इंटरव्यू उनका, मेरी जी, मुबारकबाद दे दीजिएगा, और मैं जी, उनकी जी। बहुत इज़्ज़त भी करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। ज़रूर, बेहतरीन ज़रूर। इंटरव्यू, और इस अलवी साहब ने तो ख़ैर कमाल ही कर दिया, उनको बहुत जी, जी, एक-एक जी। शब्द मैं कई-कई बार मैंने कल इंटरव्यू अरे! सुना। ज़बरदस्त, आपकी गुफ्तगू माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, वो आपने अभी जब कहा कि लखनऊ कोई छोड़ नहीं सकता, तो मुझे उस पर वही शेर याद आ गया जो उन्होंने उस दिन कहा था जी। इस बारे में। जी हाँ, बिल्कुल बहुत खूबसूरत। तो शायरी की तरफ रुझान कैसे आप का पैदा हुआ? कोई आप इंस्पायर थे किसी से या खुद ही आपका रुझान हुआ शायरी की तरफ? शायरी से ना, मैंने बताया कि घर का माहौल था और ऐसी तकारीब होती थी, तो उसमें सब अपने-अपने शेर का जो भी टूटे-फूटे कहते थे, जी। सबको शेर सुनाने पड़ते थे। हमारी खालाएँ भी अच्छा, थीं, तो अच्छा। उनको भी ज़ौक था, और ये ज़ौक मेरा उनसे ही ज़्यादा पैदा हुआ। मुझे पढ़ने के लिए कहती थी, "पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो।" अच्छा, मीर गालिब के दीवान और सब जी। बच्चे रहते थे, वो सब मैं पढ़ता था। कहना, "नहीं, शेर याद करो और हाँ, सुनाओ।" जी, तो ज़ाहिर है बिल्कुल। शेर मैं कहता नहीं था, तो मैं इन्हीं के शेर सुनाता हूँ, और शेर सुनाते-सुनाते ही जो है वो शेर कहने का भी रुझान, पहले मैं फ़िल्मी नग़्मों पे जो है नातिया शेर कहता था। अरे! हमारे यहाँ सुबह कानपुर में कॉम्पिटिशन होते थे बाराफ़ात में, 8-8 10-10 जगह मैं कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेता था, और माशा सवेरे इनामात का ऐलान होता था, और इनामात होते तो मैं घर में कम से कम 8-10 इनाम, मतलब मैक्सिमम जगहों पर फर्स्ट ही आते थे, बाकी माशाअल्लाह, कहीं-कहीं पर जो है सेकंड भी होते, तो मैं भर के लेके आता था। अम्मी देखती ये कहाँ से कबाड़ उठाया? मैंने ये इनाम देख के लाया। माशाअल्लाह, कहीं से माशाअल्लाह, घड़ी मिल रही, कहीं से लैंप मिल रहा है, कहीं से बाल्टी मिल रही, मतलब ये हालत थी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तो वहाँ से माशाअल्लाह। जो हौसला मिला और जो जी, मुझे वुसअत मिली, उसकी वजह से वो जुनून होता गया। लेकिन जुनून में ये ध्यान रखा, किसी ने मुझे बता दिया था, मियाँ देखिए, तालीम मत छोड़िए, तालीम पे ज़रूर जी, ध्यान दीजिए, जब तक जी, अगर तालीम नहीं, वरना फलाँ-फलाँ जैसे एक आध नाम के शायरों के जी, लिए कि वो हो जाएँगे। जी। और अपने नाम के आगे कभी कानपुरी मत लगाइए, ये जहालत अच्छा, की निशानी है। मैंने फिर पहले मैं हसन कानपुरी लिखता था, वो बड़े अच्छा, अच्छे-अच्छे उसके वो बनवाए थे। लेकिन उसके बाद फिर वो कहे ना, बस नाम काफ़ी है, आपका नाम जी, शनाख्त होना चाहिए। पह जी हाँ, कोशिश करिए कि आपके नाम से लोग जानें, आपके शहर से, आपके उससे नहीं। तो ये रुझान जो हुआ। अच्छा, एक वाक़या मैं सुनाना चाहता हूँ। ज़रूर, ज़रूर। मुझे एकदम से मेरी ज़िंदगी में तो समझ लीजिए कि बहुत हलचल मचाई। जी, ये मेरी शेर-ओ-सुख़न का या शेर सुनाने का मेरा शौक तो था, तो महफ़िलों में सब थे। मेरे एक खालू होते थे कानपुर में, शैदा बक़ाई साहब। वो कॉर्पोरेशन में बहुत बड़े अफ़सर थे। हर साल इंडो-पाक मुशायरा कराया करते थे, और दुनिया के तमाम तर शोराए-किराम, दिलावर फ़िगार को मैंने पहली बार वहाँ सुना। कुँवर मैन सिंह बेदी साहब शहर, वो उस मुशायरे की निज़ामत हमेशा करते थे। तारिक अच्छा, बदायूनी, वसीम बरेलवी, खुमार साहब, शमीम जयपुरी, डॉक्टर बशीर शहरयार साहब, जी, दुनिया माशाअल्लाह, का कौन है, मजरू साहब, कैफ़ी साहब, क्या किसको नहीं सुना? वो सुन-सुन के वो होते थे, लेकिन वो उनके फ़ैन होते चले गए। फिर उन्होंने जब देखा मेरा ज़ौक़ ऐसा है, तो कहने लगे, तुम ऐसा है, तुम कल शायर आ रहे हैं तमाम, तो उनके जो गेस्ट हाउस होगा, उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारी होगी। उनको अच्छा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो तुम उनको देखते रहना, तुम्हें शौक भी है, और
शाम को मुशायरे में गाड़ियां आ जाएंगी, सबको जो है इज्जत से लेके आना, और सब पूरा जब तक वो जाए ना, शहर छोड़े ना, ये सब जिम्मेदारी प्रोटोकॉल और हॉस्पिटलिटी की तुम्हारी है। मैं छोटा था उस जमाने में, हाई स्कूल पास किया था, ये तो सब बहुत तरबियत का खुशी हुई। हिस्सा होता है। जी हाँ, तरबियत का हिस्सा, जी हाँ, वो बिल्कुल। जॉब देख के ही, घरेलू जी जॉब हाँ, के, उन्होंने जी। कहा कहने इसको कहते हैं, तो हमने ठीक है अंकल हम रहेंगे, और हम रहे सवेरे से। और तो वो उसमें इतनी मोहब्बतें मिली, शहरियार साहब से बहुत ज्यादा ताल्लुक हुआ। शहरियार साहब हर एक को मुंह नहीं लगाते थे, बहुत सख्त थे इस मामले में। और डॉक्टर बशीर बस साहब ये हुआ, तो मुशायरा हुआ उस दिन, बहुत कामयाब मुशायरा। दिलावर फिगार साहब आए हुए थे, क्या मुशायरा, उन्होंने सवेरे तक चला, 4 बजे तक। उसके बाद सबको ले जाके हमने गेस्ट हाउस में सबको कमरों में किया आने का अरेंजमेंट, उसके बाद हम भी वहीं आराम कर लिया। दूसरे दिन दोपहर में कानपुर शहर की जानिब से कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर साहब को इस्तकबालिया दिया जाना था। शहर के अदबा शोरा और तमाम जितनी भी तंजीमें थी, बज़में थी, तो वहां से उनको जो है वो दोपहर में इस्तकबालिया दिया जाना था। उसके बाद वहीं लंच था, तो सब लोग आके बैठ गए, सारे शोरा इकराम बैठे थे, सब जय्यद असातिज़ा वहां के बैठे थे, उनसे हम कम वाकिफ थे, बहरहाल वो सब बैठे थे। और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब को लेके मैं जैसे ही पहुंचा हुआ कि मालूम हुआ कि वो चीफ गेस्ट वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर और डीएम साहब वगैरह को वहां पर आना था, उनका इंतजार हो रहा था। इस बीच जो है 24 घंटे में कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब को भी एहसास हो गया कि मुझे शेर व सुखन का जौक है और सुना था। तो उन्होंने कहा, कहने हसन मियाँ अभी मेहमानों के आने में टाइम है, कोई गजल सुनाओ किस। तो हमने कहा ठीक है, मैं देखा मेरे लिए खुशी की बात। तो मैं शुरू हो गया, तो मैंने फैज अहमद फैज की गजल जमानों में कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। और वो मैंने सुनाना शुरू की, और मेहंदी हसन से सुनी थी उसी धुन में। मैंने बहुत शाबाशी मिलती रही। जैसे ही मैंने गजल खत्म की, तो बेदी साहब ने कहा, मियाँ ये तो रटी रटाई आपकी है, ये गजल आपने इस पे बड़ी प्रैक्टिस की है, इसी गजल में मेरे भी 2 शेर हैं, वो आप नोट करिए और वो सुनाइए, तब मैं जानूं। ठीक है, तो सामने कलम और कागज उठाया मैंने और लिखना शुरू किया। तो वो बड़ी हैरत से देख रहे थे, कितना छोटा सा बच्चा और उसका उर्दू का फ्लो कितना शानदार हो, और बहुत खूबसूरत, बगल में ही बैठे थे। तो इमले की भी गलती देखी होगी, कोई नहीं, तो बड़े खुश हुए, कहने शाबाश शाबाश शाबाश। तो मैंने शुरू किया, तो एक शेर मुझे याद है उनका, फैज अहमद फैज सहला, ये एक हुआ जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल, हुआ जो तीरे नजर नीम कश तो क्या हासिल, मजा तो जब है कि सीने के आर पार चले। जबरदस्त, क्या बात तो है। उन्होंने उठ के जो है मेरी पेशानी चूमी, और पेशानी चूमने के बाद उन्होंने सामने सब असातिज़ा व शारिक रैयानी साहब, कौसर जायसी साहब, फना निजामी साहब, जलील फतेहपुरी साहब, इन सब के सामने उन्होंने कहा, अरे भाई इस बच्चे में तो बड़ी सलाहियत है, और मैं तो हैरत कर गया इसकी राइटिंग देख के, और इतने फ्लो में इसने होता लिखना, ही तो बड़े बड़े जो है एमए पीएचडी नहीं इतनी लिखते हैं, और इतनी खुशखत इसकी राइटिंग है। और यो तो साहब वो उन्होंने वो कहने, साहब मैं ये एक तोहफा या अमानत जो है यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग इसकी तरबियत कीजिए, अगली बार मैं आऊँ तो ये शेर कहता हुआ मुझे मिलना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप खुशनसीबी देखिए कि दुनिया का इतना अजीम शायर, जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे से पहले का उनकी जो शख्सियत, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब की, कितने लोगों को उन्होंने जो है संवारा, उनको परखा, ऐसे अजीम लोग जो है उन्होंने सरपरस्ती फरमाई, और ये मेरे लिए जुमले अदा किए, मेरे लिए बड़े फख्र की बात थी। तो सब ने कहा, कहना जिगर एकेडमी है वहाँ के, मन कहाँ रहते हो, मैं कहा वहीं रहता हूँ जहाँ की भाई साहब के ससुराल है, मैं उनका भांजा हूँ, उनकी बेगम का भांजा हूँ। अरे अरे वो तो फिर नजदीकी है, तो तुम शाम को वहां आया करो, हम लोग भी सब वर्किंग वाले हैं, दिन में वहां कोई नहीं मिलता है, सब लोग शाम को ऑफिस के बाद जो है खाना ना खा के फिर इत्मीनान से 7-8 बजे के बाद आते हैं, तो रात में 10-11-12 बजे तक वहाँ नशिस्तें वगैरह होती हैं, तो वहाँ तो मैं जाने लगा साहब वहां पर। तो उन्होंने कहा, कहना शेर वेर कहें, हमने कहा जी मैंने कहे, मैं जो हूँ नाते सुनाने लगा, तो धुनों पे कहने, तो तुम मौजू कहते हो, उसमें कोई मीटर रीटर से लग नहीं है, तुम्हारे जहन में मौजूनियत है, तो तुम्हें एक मिसरे देते हैं, उन मिसरों में जो अच्छा मिसरा लगे
वो तुम उस पे शेर कह के लाना कल। अच्छा। तो वो उन्होंने 2-4 मिसरे दे दिए और दूसरे दिन जो है मालूम हो गया, गढ़ के अपना ले आया। जी। तो उनका कहना है कि तुम्हारा ज़हन में मौज़ूनियत तो है। हमने मौज़ूनियत इसलिए कि मैं धुन पहले बजा लेता हूँ ज़हन में और हाँ, उसके बाद वो उससे मीटर अलग नहीं होता हमारा, तो इसलिए मेरे मौज़ूनियत है ज़हन में। लेकिन ये कि ख़याल और तरकीब उसको नज़्म करना वो सब, लेकिन मुझे याद भी बहुत हैं ग़ज़लें, हज़ारों सैकड़ों की तादाद में मुझे ग़ज़लें याद हैं, मैं सुनाता हूँ। तो फिर उन्होंने फिर शाबाशी दी और कहने लगे नहीं, नहीं होता है और उसके बाद उन्होंने टेक्निक समझाना शुरू किया, देखो इसमें ये भी लफ्ज़ हो सकता था, इसको और जी, खूबसूरत करके इसमें और खूबसूरती पैदा हो सकती है। तो ये करते-करते और फिर कहने पढ़ो। जी, जी, पढ़ने के लिए हर आदमी ने कहा, आप समझ जी, लीजिए कि पढ़ते-पढ़ते तो वो मैंने पढ़ना शुरू किया, किताबें तो थी हमारे घर। जी, फिर मैंने और गौर से और समझ के और जो शेर मुझे अच्छा लगता था, तो वो मैं अपनी एक डायरी बनाई। जो ग़ज़ल अच्छी लगती थी वो डायरी में नोट हो जाती, जो शेर अच्छा होता था वो, और मैंने खाके बना लिए थे, गालिब, मीर, दाग, जिगर, मजनू, सबका अलग-अलग कलेक्शन, 10-10, 20-20, 50-50 शेर सबके होते थे। उससे माशाअल्लाह। ये ज़हन में हो गया, उसको बार-बार सुनने और पढ़ने से के हुँ, ज़हन में आता गया ये गालिब हैं, ये मीर हैं, ये दाग हैं, ये जिगर हैं, ये मुसफ़ी हैं, ये सिराज हैं। तो जी, उसका ये मुझे फ़ायदा हुआ और ज़हन में मौज़ूनियत आती रही। फिर खैर अब सिलसिला शुरू हुआ, फिर मेरा बीच में जोड़ लें क्योंकि पता नहीं ये बात आ पाए ना आ पाए। जी, जी, ज़रूर। मेरा निदा शहरयार साहब से भी था, कैफ़ी साहब ने बेटा बनाया था, तो मैं बम्बई हफ्तों महीनों रहता था उनके घर जाके। निदा अच्छा, फ़ाज़ली साहब से मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक, मुझे अच्छे लगते थे और वो बैचलर लाइफ़ ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, तो मुझे आना-जाना और मुशायरों में अक्सर मुलाकातें भी होती थी, तो मुझे उनकी शफ़क़तें और मोहब्बतें और उनकी अपनाहियत की वजह से और मुझे रिकमेंड भी करते थे वो, सूरत, गुजरात कर जी, दिया, हैदराबाद कर दिया, बम्बई कर दिया, तो उनसे और उनसियत और वो इधर जब आते थे, तो मैं उनके साथ ही रहता था और उनके तो वो उनके यहाँ जब रहता था मैं, तो मैं उनकी रैक से जो है शायरी की कोई किताब उठा लेता था, जी, ज़ुबैर रिज़वी की या कैफ़ी की या खुमार की या असाज़ा में किसी की, दाग की, जिगर की, तो वो मैं पढ़ता रहता था। तो वो कुछ नहीं बोले तो अपना एक बार उन्होंने कहा, कहने लगे यार तुम फ़िक्शन पढ़ा करो। अच्छा शेर-वेर कहते थे, मैं उनको जी, सुनाता था। कहा जी, नहीं हो अच्छा है, अच्छा है, लेकिन उसको ऐसे कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये होगा। तो ये सब चीज़ें कैफ़ी साहब भी जब कैफ़ी जी, साहब के पास जैसे ही पहुँचते थे, हाँ, इधर तुमने क्या कहा? तो मैंने अच्छा, कहा इधर ये कहा है। तो बहुत शाबाशी देते थे, बहुत जी, खुश होते थे। एक आध लफ्ज़ में कहीं पे होते क्या इस लफ्ज़ की जगह कोई और लफ्ज़ रखो। ये जी, नहीं बताते लफ्ज़ कौन-सा रखना, लेकिन कहते इस और सोचो और सोचो। तो मैं जी, सोचता था 2-4 लफ्ज़ और उसमें आके वो करते थे, कहना हाँ, ये सही है। जी, तो इससे जो है तालीम मिलती थी, हमारी बहुत तरबियत हुई इन लोगों दुरुस्त। के बीच में जो एक स्कूल थे, एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते हैं। तो अल्लाह का क्या करम है, तो निदा फ़ाज़ली साहब ने कहा, कहना यार तुम फ़िक्शन पढ़ा करो। जी, अब देखिए मेरा बचपना था, मैं 80s की बात कर रहा हूँ, जी, 86, 87 की। तो तो हमने फ़िक्शन तो हमने कहा ये क्या मामला है ये? मैं शायर आदमी हूँ, मुझे शायरी करना है कि मुझे नावल और अफ़साने और फ़िक्शन पढ़ना है? जी, तो बचपना तो था और मैं ये इसको शेयर भी कर रहा हूँ आपसे कि कितने जी, नासमझ थे, कितने जी, मासूम थे। लगता है इन्हें जो है मेरे अंदर जो है जो एक फ़नकार छुपा हुआ है, इन्हें वो चिंगारी शायद नज़र आ गई है, आगे चल के ये बहुत बड़ा शायर होगा। मुझे मोल्ड करना चाह रहे हैं कि कहीं ये अच्छा, मुझसे आगे ना निकल जाए और ये मुझे फ़िक्शन की तरफ डाल रहे हैं, स्टोरी की तरफ। हाँ, अरे ये आप सोचते तो हँसी आती है, आज जी, पहली दफ़ा आपसे शेयर की है इस चीज़ को। जी, जी, तो मैंने फिर वो अब ज़ाहिर है मोहब्बत करते थे और जी, तो मैंने फ़िक्शन भी पढ़ना, मुझे उसमें फिर मज़ा आना फ़िक्शन तो मैं शुरू से बेसिकली पढ़ता था। जासूसी नावल मैंने सारे कोई ऐसा शायद बचा ना हो ना करता और नावल जितने आते थे इतने मोटे-मोटे नावल और मैं कोशिश होती है कि रात-दिन जो है मैं उसको किसी तरह ख़त्म कर लूँ तब मुझे चैन पड़े। तो जी, जो नावल 1 हफ़्ते में ख़त्म होना चाहिए तो मैं तीसरे दिन ख़त्म कर देता था। इवन माशाअल्लाह। घर में पाबंदी होती थी कि लाइट बुझाओ और पढ़ो, पढ़ नहीं रहे हो कुछ तो मैं सर्दियों में लिहाफ़ में हो जाता था, जो मुझे खर्च के पैसे मिलते थे उसके मैं टार्च के सेल ले आता था और लिहाफ़ सर से ओढ़ के अच्छा, और मैं छोटी-सी टार्च इतनी बड़ी टार्च होती थी, उससे जो है जी, 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 उससे सेल लगा के वो पढ़ता रहता था। क्या 100 बात डेढ़ 100 है। पेज में खत्म जब तक नींद किताब कहीं गई हम कहीं गए थे, ये जी, पोज़ीशन। जी, तो ये सुभान अल्लाह। जुनून था ज़िंदगी जी, में।
तो उसका सबब ये हुआ कि एक बार मेरा एक ये गज़ल जब आई वजूद में, क्या कहा मैंने सुनाई पहली बार, मैंने इधर क्या कहा, हमने क्या गज़ल हुई है साहब सुन लीजिए। तो मैंने मतलब सुनाया कि खूबसूरत हैं आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, जी। खूबसूरत हैं आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। वाह! क्या वो बात है, शेर सुभान अल्लाह, पढ़ते रहे सुभान हमने, अल्लाह। जी तेरी हाँ, आँखों से कलियाँ खिलें, तेरे आँचल से बादल उड़ें, देख ले जो तेरी चाल को, मोर भी नाचना छोड़ दे। तो क्या ये बात सुना, है। सुनने के बाद एकदम से कहने, 1 मिनट रुको, कहे मैं तुमसे कई साल से कह रहा हूँ कि फ़िक्शन पढ़ा करो, फ़िक्शन पढ़ा करो। हुँ, हमने हाँ, लेकिन फ़िक्शन से हमें क्या फ़ायदा? कहे तुम्हें नहीं पता है ये फ़ायदा अभी बता रहा हूँ। हुँ, तुम जो पहले कंघी चोटी की शायरी करते थे, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और जान निकल गई और जो मर जाएँगे, जी जाएँगे। यानी ये जो मतलब आया है, खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, जी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। यानी ये जो पेंटिंग है, ये जो तस्वीर बनी है इसमें, यही है फ़िक्शन। जी, अगर फ़िक्शन तुम्हारे ज़हन में भर जाएगा दिमाग में, तो ये शायर शेर जब निकलेगा तो वो तस्वीरें बनाता हुआ निकलेगा। इसका क्या फ़ायदा बात ये हुआ। ये मैं चाहता था और उसमें तुम अब कामयाब। बहुत सुभान अल्लाह। तो ये जो आपने अभी ज़िक्र किया, मुझे वाक़ई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था आपकी बातों से सुन के, क्योंकि ये तरबियत जो आपको माशाल्लाह मिली देखिए, ये असातिज़ा तरबियत से, कोई नहीं देता है। ये ये हाँ, नहीं ये देता। और आजकल जो उर्दू के लिए भी कहा गया कि उर्दू जो है वो पढ़ने से, वो पोथियों से नहीं आती, तरबियत से आती है, तरबियत, जी हाँ, तरबियत मोटिवेशन बहुत से ज़रूरी आती है, है। जी, गुफ्तगू से आती है। हाँ, जी हाँ, और आपने बताया कि जिस तरीके से आपसे कहा गया, आप लेके उन लोगों को रिसीव करें असातिज़ा को और फिर आप ठहराएँ, ये सब एक तरबियत का हिस्सा होता है, जो हिस्सा ज़माने में वालिदैन करते थे और बच्चे लेते भी थे। आजकल बहुत दुःख के साथ, मतलब मेरे भी माशाल्लाह बच्चे हैं, लायक बच्चे हैं माशाल्लाह पढ़ाई में, लेकिन ये जो सब चीज़ें हम अपने बच्चों के साथ, एक तो बाहर रह के कर नहीं सकते, उर्दू के साथ कोशिश हमारी, यही कोशिश है हमारी जो हम इस वक़्त कर रहे हैं कि इसी जी, बहाने जी, सुनेंगे और हमारे आइकॉन्स से भी मिलेंगे बच्चे, और देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये किस तरीके से हमारा तहज़ीब है, हमारी तहज़ीब है, और किस तरीके से हम लोगों को रहना चाहिए, और क्या हमारा अदब है, और क्या हमारी अदबी शख्सियात हैं। तो किस लेवल पे, तो ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये हमारी कोशिश जो हम कर रहे हैं इस वक़्त संगम के तहत, वो इसका हिस्सा है। लेकिन जो वो तरबियत, वो ज़माना जो था, वो अब रहा नहीं। मेरा ख़्याल है कि अब आप भी देखेंगे कि वहाँ भी शायद ये ना रहा हो, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन और इसमें ज़्यादा जी, 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 कंप्यूटर में लोग मसरूफ़ हो गए। तो अ, असातिज़ा से और बुज़ुर्गों से सीखने की जो रिवायत है, वो कम होती जा रही है थोड़ी-सी। तो ये बड़ी मुझे सुन के बहुत महज़ूज़ हो रही थी कि वो चीज़ हमने भी बचपन से वालिदैन के साथ लग-लग के हर जगह जाना, और आपने खुमार साहब का ज़िक्र किया, रात के जी, 2-3 बजे तक मुशायरे में बैठे, आलमी मुशायरे में हुँ। तशरीफ़ लाए थे कराची, तो हमने सुना। तो वो एक माहौल अब बस कुछ नापैद होता जा रहा है हमारे, और एक तो हम आ भी गए बाहर, तो वो भी कुछ कम मिल रहा है। लेकिन अल्लाह का करम होता है, इनायत होती है, आप जिस चीज़ की जुस्तजू कीजिए, वो आप हासिल करके रहते हैं। अल्लाह जी, खुद उसके रास्ते बनाता है, उसके वसाइल पैदा करता है। तो ये ज़हन में था, यहाँ तो ख़ैर पारा-पारा पढ़ने वहाँ भी एक आध आए, लेकिन वो मैं मुतमईन नहीं हुआ। और जिस एरिया में सेक्टर 34 में मैं रहता था, वहाँ तो आस-पास कुछ था ही नहीं। लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि एक जुमे की नमाज़ पढ़ने में एक मस्जिद में गया, जी, करीब की, और मस्जिद नमाज़ पढ़ने में जाते तो थे, वो जाते थे, जी, लेकिन कभी किसी से कोई वो नहीं था, ना मुझे कोई जानता। हम भी अपना स्टूडियो गए, न्यूज़ पढ़ी, आ गए, बस इसके अलावा कोई काम ही नहीं होता था वहाँ पर। गाड़ी आई, ले गई सुबह और शाम। तो मैं जो हूँ वो इंतज़ार सुन्नतें पढ़ता रहा, वहाँ बैठा रहा कि मैं आज हमें इनसे इमाम साहब से इमाम साहब से मिलनी है। बात हो गई। हाँ, जी, जी, तो मैं बैठा, आखिर हुआ ये कि सब चले गए और मैं और शायद 2-4 लोग और दाएँ-बाएँ होंगे। तो इमाम साहब अपनी नमाज़ से जब फ़ारिग-आरिग हो गए, तब उन्होंने सलाम फेर के उसके बाद नज़र डाली कि कौन-कौन अब रह गया है। जी, तो उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, बड़े गौर से देखा, फिर उन्होंने 2-3 बार मुझे देखा, तो मुझे लगा अच्छा मैं बैठा हुआ था, हमने कहा अभी वो वज़ीफ़े-वज़ीफ़े पढ़ेंगे, दुआ हाँ, माँगेंगे, तो मैं हाँ, वो करूँगा, मेरा ताल्लुक भी नहीं है, कहना भी नहीं। तो मैं बैठा रहा, उनको देखता रहा, मुस्कुरा दिया वो। तो वो एकदम पलटे, जी, कहने आप हसन काज़मी साहब हैं? अरे वाह! अरे! तो बिल्कुल ऐसा लगा बाजी कि लग रहा था कि जैसे किसी यतीम को 2 बाप मिल गए। जी, सही, सही, अरे! हमने ये माशाल्लाह। क्या हुआ?
तो हमने जी जी जी, कहने लगे मैं जो हूँ 11 साल नोएडा वहाँ लखनऊ रहा हूँ और नदुए ओह से मैंने अच्छा, जो है तालीम हासिल की। और आपका माशाल्लाह। कहीं भी कोई मुशायरा छोटा भी होता था वहां भी मैं जाता था, मैं आपकी तमाम गजलें मुझे याद हैं और मैं बहुत वाह, आपको पसंद करता था। अरे बस वाह, पूछिए तो मैं बिल्कुल लिपट गया जाके। हमने जी, एक हाजत से आए थे, अगर आप पूरी कर दें, अगर तो मेरे अल्लाह ने मुझे शायद आपके पास इसीलिए भेजा है। और आपने, मैं तो बड़ा डर रहा था कि मुझे तारुफ देना पड़ेगा, मैं शायर हूँ, मैं मीडिया में हूँ, मैं चैनल हेड हूँ, तब कोई, जी, लेकिन अल्लाह ने ये किया कि आपने मुझे पहचान लिया, ये बहुत बड़ी बात। नहीं 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 नहीं, वो हमने कहा माशाल्लाह, कि अब वो बच्चे हमारे हैं, मैं चाहता हूँ कि कम से कम कुरान तो पढ़ लें वो अपने। जी, तो ये मसला जी, मेरे सामने है, अगर किसी का इंतजाम हो जाए, कुछ हो जाए। कहने कहने साहब टाइम का ही मसला है, हमारे पास वक्त ही नहीं बिल्कुल इतना, और मैं तमाम चीजें उन्होंने बताई है वो। हमने कहा कुछ तो वक्त, आपने कहा कहने मेरे पास फजर का वक्त होता है, फजर की नमाज के बाद मैं फ्री होता हूँ 2-3 घंटे के लिए, उसमें आप अच्छा, कर सकते हैं? तो हमने कहा हाँ जी। कर लेंगे। हमने वो 7 साढ़े अच्छा, 7 बजे बिटिया का वो आता है रिक्शा स्कूल ले जाने के लिए, अच्छा, अच्छा, तो वह आप स्कूल नमाज के पढ़ लिए, के नाश्ता हमारे साथ किया, वही किया कीजिए। वो साहब आ गए और उन्होंने जो है 7 साल की उम्र में उसे कुरान खत्म करा माशाल्लाह, दिया। और खुशकिस्मती देखिए, जिस जिस दिन उसका कुरान खत्म होना था, तो वहाँ तो कोई बुजुर्ग, कोई ऐसी शख्सियत ही नहीं थी जिसको मैं सामने रख के शफ़क़त या दुआएँ उसकी वो पाएँ। जी, मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब की वाइफ़ जो है इत्तेफ़ाक से वहाँ पहुँची, उनका बेटा वहीं था पोस्टेड। तो वो उनको मैंने कहा, हमने कहा कि मम्मी आप ज़रा-सा 10 मिनट को शाम को आ जाइएगा, उसका कुरान खत्म करा दिया। बड़ी खुश हुई कि उसने इतनी हाँ, अहमियत दी है और सब, जी, तो करम है उसका। और अल्लाह अब का, उसके बाद भी मतलब मैं, अखबार आता है उर्दू का जैसे आता है, तो मैं जी, दोनों से बेटी की तो शादी हो गई पढ़ाते थे, माशाल्लाह, नाना भी बन गए हम, माशाल्लाह, बेटा है। माशाल्लाह, दोनों से मैं माशाल्लाह, कहता हूँ अखबार ज़रा-सा उठाना, ज़रा-सा कौन पूरा पढ़े, ज़रा-सा हेडलाइन ज़रा सुना देना मुझे पहले पेज की। हाँ, तो वो हेडलाइन पढ़ के तो प्रैक्टिस में रखा, ताकि वो जी हाँ, कम ज़हन में लफ्ज़ तो मेरे, क्योंकि उर्दू तो अटकल की ज़बान है ना, वो नज़रें गड़ा के नहीं पढ़ी जाती हैं, वो छू-छू के नहीं, उसकी तस्वीरें हैं, बिल्कुल की तस्वीरें हैं, खूबसूरत की तस्वीर है, और जैसे किसी भी लफ्ज़ की एक तस्वीर होती है, वो आँखों में बसी होती है। जी, उसको छूता हुआ नहीं है, ये ख़ुसूसियत सिर्फ़ ये उर्दू ज़बान में है, जी, इसलिए है। सही कहा, सही कहा, जी। तो ये तो है, कोई हम माशाल्लाह, शर्मिंदा नहीं हैं हम अब उससे। तो नहीं, नहीं, बहुत मैं बहुत कुछ काम, बहुत ज़बरदस्त काम आपने किया, जी हाँ, माशाल्लाह। अब आप मैं अता कीजिए। मैं वही गज़ल, एक बहुत बदनामे ज़माना गज़ल, और ज़रूर, इरशाद तमाम सिंगर्स में भी और सीरियल में भी इस्तेमाल हुई। तो जी, बाकी तो सब यूट्यूब पे पड़ा, एक-एक 2-2 शेर सुनाते हैं, ताकि ज़रूर, व्यूअर्स भी कहें कि हाँ, ये हमने उनकी ज़ुबानी सुनी। तो ज़रूर, मैं एक ज़रूर, था एक शेर, बल्कि उसमें एक नया शेर हुआ है जो रिकॉर्ड में भी नहीं है, कैसेट वगैरह में नहीं, वो शेर मैं पेश कर दूँगा। प्लीज़ अता खूबसूरत है आँखें तेरी, खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, वाह! खूबसूरत है आँखें तेरी, खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद वाह! नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे, खुद वाह! ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे, खूबसूरत है आँखें तेरी। बाकी शेर सब सुने हुए हैं सबके। एक अच्छा, नया शेर इस गज़ल में हुआ है, वो इरशाद, मैं सुना रहा हूँ बतौर ख़ास, ख़ासकर इस आपके प्रोग्राम के लिए, इरशाद। कि मैं तेरी आँखों में रहता हूँ मैं, तेरी आँखों में रहता हूँ मैं, मेरी आँखों में रहता है तू,
तेरी आंखों में रहता हूँ मैं, मेरी आंखों में रहता है तू, वाह, सिर्फ महसूस कर ले मुझे, सिर्फ महसूस कर ले मुझे, आंख से देखना छोड़ दे, वाह, स्वागत, स्वागत। सिर्फ महसूस कर ले मुझे, आंख से देखना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे, खूबसूरत है आंखें तेरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। आपकी बारिश। तरन्नुम भी बहुत शानदार, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। अम, तो शायरी की अशात शुरू हुई, तो ये कब मैं हुई? सन 90 में वाली जी, आसी साहब लखनऊ के मुस्तनद शायर थे, बहुत बड़े शायर, पूरी दुनिया में जी। सब जानती हैं। उनकी वो गजल बहुत मशहूर है, मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, आए मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं। वाह, मुनव्वर राना साहब के उस्ताद, तो उनका पब्लिशिंग हाउस भी था, मकतबा दीनो अदब, उनकी किताबों की दुकान भी थी। और तो वो पीछे पड़ गए, कहने के इतने दिन से शायरी कर रहे हो हैं, और तो किताब आना चाहिए, इतना कलाम आ गया तुम। अब हमने, हाँ कलाम 150-200 गजलें तो हो गई होंगी। मैं माशाल्लाह। उसको किसी दिन जो है लिख के लाओ, डायरी वायरी दो मुझे, मैं उसमें से इंतखाब कर लूँ, एक किताब आनी चाहिए, क्योंकि उससे किताब के बगैर आदमी को जो है वो अहमियत नहीं दी जाती है। वो आएगी, उससे मुस्तनद हो जाओगे और लोग कद्र की निगाह से देखेंगे, उसका रस्म इजरा भी हो लोगों का। ठीक है, तो मैंने फिर वो यकजा किया, उन्होंने वो किताब अ, अ, अब किसी से वो नहीं था, तो मैंने जी, कैफी साहब से कहा, हमने कहा अब्बा वो किताब जो है वाली भाई छापना है, तो उसके लिए कुछ चंद लाइनें आप लिख दीजिए, हम्म, तो छप जाएगी, और किसी से मुझे वो नहीं। तो कहना है अच्छा, तो कहना है कुछ शेर जो है हमें लिख के एक दे दो, एक कागज पे। तो मैंने अपना 25-50 शेर उन्हें लिख के वो दे दिए, चले गए बम्बई। महीने 1.5 महीने के बाद वो किसी प्रोग्राम में या गांव जाने के लिए आते थे, तो मैं ही साथ होता था उनके। आते साथ ही उन्होंने कहा कि गोपाल, जो लड़का साथ रहता था, कहा, गोपाल मेरी अटैची लाओ। तो अटैची खोली उन्होंने, और अटैची खोल के उन्होंने 3 पेज निकाले, कहना भाई ये लो, अच्छा। मैं इससे ज्यादा आपकी तारीफ नहीं कर सकता था। उसमें ये आप देखा तो कैफी साहब की राइटिंग में वो 3 पेज का मजमून उसमें। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और बस, तो हमने कहा उसका टाइटल क्या रखे कैफी साहब, तो उन्होंने खुद ही नाम रखा उसका टाइटल कि तेरी याद के जुगनू। हाय, सुभान जी। अल्लाह, और माशाल्लाह। उसमें फिर जो है, हाँ वालियासी साहब ने भी, बशीर बट साहब ने, निदा साहब ने, और तमाम लोगों ने उस पर मजमून लिखा, डॉक्टर कमर रईस साहब ने, सबने। तो मेरे लिए वो वाह, किताब 90 क्या में बात। आई। और 90 के बाद फिर परवेज जाफरी साहब कई साल से बुला रहे थे अमेरिका के मुशायरों के लिए, तो मेरे पास किताब नहीं थी। अच्छा, जो पहली छापी थी वाली भाई ने, वो देवनागरी में छापी थी, हिंदी में। अच्छा, तो वो अच्छा। तो किसी मेरे उस मुतबा और शोरा के नजर में तो वो नहीं थी, लेकिन वो उसके लिए थी। तो मैंने कहा, किताब जब तक नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगा। तो इस तरह 2 साल अच्छा, टल गए। 2012 अच्छा, में फिर जो है परवेज नहीं, अब की आ जाओ तुम। मैं ठीक है। अच्छा। तो हम और वसीम बरेलवी साहब हिंदुस्तान से अमेरिका के 1.5-2 महीने का ट्रिप जो पे टूर गए। होता है, और आपके यहाँ से जी। डॉक्टर शाहिदा हसन साहिबा, बाजी अच्छा, शाहिदा अच्छा। बाजी ने वहाँ से। तो इस तरह ये थी। तो उस वक्त मैं आनन फानन जल्दी से मैंने किताब जो है छपाई, वहीं दिल्ली में छपी, जी। और उर्दू रस्मुल खत में उसका नाम रखा। सबने कहा हमने टाइटल क्या रखें, टाइटल, तो हमारे साथी सब थे, कहने तुम्हारी ये गजल कितनी मशहूर है पूरी दुनिया में, तुमसे ज्यादा मशहूर है, खूबसूरत है आंखें तेरी, यही रखो। तो मैंने अच्छा, वही नाम रखा उस पे। अच्छा। और उसमें फतुल हैदर साहिबा किसी शेरी मजमुए पे नहीं लिखती किसी के लिए,
जी ये पहला रिकॉर्ड है कि एनी आपा ने जो है मेरे लिए, हमने कहा पहले मैं शायरी पे नहीं लिखती हूँ, शायरी से किसी और से लिखा होगा, तो अच्छा हमने कहा नहीं बस दुआएं लिख दीजिए आप मेरे लिए। तो उन्होंने एक पेज जो है मुझे लिख के वो दिया, वो मैंने क्या पैक बात है, क्या बात है, बहुत खुश खूबसूरत, नसीबी के। बहुत खूबसूरत। कुरतुल तो हैदर आगे तीसरा तैयार है, आप हाँ दुआ कीजिए माशाल्लाह, आज की इस महफिल में शायद अगली मुलाकात हो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। साहिब किताब हो जाऊं मैं भी। माशाल्लाह, नहीं नहीं इंशाल्लाह जरूर, बहुत खूबसूरत। कुरतुल हैदर साहबा का ऑटोग्राफ मेरे पास भी है। अरे उनके अरे घर अरे, जाना हुआ हमारा, जब हम दिल्ली हाँ आए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी। नोएडा गई थी दिल्ली वाले जी जामिया के, दिल्ली में था, सूर्या के मेरा साथ। ख्याल है कि उनका अपार्टमेंट हाँ जब हाँ, हम गए बाद में थे फिर जी। यहाँ शिफ्ट हो गई थी, वो फ्लैट बेच दिया था। अच्छा और उसमें अच्छा। अच्छा मुझे लेके जो जाती, मैं एक बार क्या हुआ, आरिफ मियाँ यहाँ के बहुत बड़े सज्जादा नशीन थे, और ऐनी आपा उन्हें बहुत चाहती थी, उनसे बहुत अकीदत रखती थी। एक नावल भी उन्होंने लिखा था उसी खानवादे के, उसी मखदूम जहानिया जागज के हवाले से, गर्दिशे रंग चमन है शायद वो, जी गर्दिश रंगो चमन जी। है ना, तो उसमें उनका जिक्र भी है, सब है। तो ऐनी आपा जो है वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। तो एक बार उर्स उर्स में बहराइच या कहाँ आई हुई थी, तो मुझसे कहने लगी ये बताओ कि भैया दिल्ली आते हैं? हमने हाँ, जब वो अजमेर शरीफ वगैरह जाते हैं तो वो कभी दिल्ली से कभी आगरा से होते हुए जाते हैं। कहने ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आपकी भैया आए तो उन्हें घर लेके आना है तुमको। अच्छा। इत्तेफाक से वो बना प्रोग्राम, कहा चलो दिल्ली होते हुए चलते हैं, दिल्ली में बहुत लोग बुला रहे हैं। अरे तो मैं खुश हो गया, और मैंने जो है दिल्ली पहुंचते ही यानी आपा को फोन किया। उस जमाने में फोन का जमाना, मोबाइल मोबाइल पे नहीं, ये 80s जी की हाँ। बात है, हमारे ख्याल में 84-85 की बात। अच्छा तो मैं जो हूँ उनको ऐनी आपा से बात की, अरे अरे ये तो बहुत अच्छा, तो उनको ले आओ, यहीं ले आओ। तो हमने अच्छा ठीक है, मैं भी बात करता हूँ। हमने ऐनी आपा बुला रही है, कहने वहीं आइए। कहना अच्छा जबर चलो, तो तुमका घर मालूम है तुमका? हमने हाँ हमको मालूम है, हम एक बार गए हैं। सूर्या अपार्टमेंट में है, बिल्कुल सूर्या होटल है 5 स्टार, उसके बिल्कुल जस्ट सामने जाकिर बाग में। तो मैं लेके पहुंचा वहां, बड़ी खुश हुई फौरन जो है वो, भैया को तो अंदर बिछाने छाने, उनके साथ पूरा काफिला होता, कई गाड़ियां चलती हैं उनके साथ, सारे जी मुरीदीन उनके और तमाम उदवा अदवा सब होते थे। तो ऐनी आपा ने मुझे जो है उस जमाने में 2,000 रुपए दिए, अच्छा पंद्रह अच्छा। सौ या 2,000 रुपए दिए। कहने जाओ भैया को जो पसंद हो तुम ये ऑटो पकड़ो और निजामुद्दीन चले जाओ, और अच्छा जाने के बाद जो है जो भैया को पसंद हो खाना वहां से दो, कौरमा बिरयानी रोटी जो भी। तब अच्छा ठीक है, तो मैं वहां से खाना पैक करा के लाया, क्योंकि एनी आप अकेली रहती थी, और जी एक जी, मौका। एक नौकर होता था हाँ जी। नोएडा वाले में तो खैर 2-3 हो गए थे, और बड़ा सा उन्होंने मुझे लिया। तो उन्होंने खाना ना किए, खाना ना खाया गया, और शाम तक वहां पर महफिल जमी रही, और तमाम भैया के चाहने वाले जो फोन कर रहे थे, उन्हें पता लग रहा था, वो सब भीड़ वहां जमा होती वहीं चली आ गई। गए जी जी। उसमें बड़े बड़े अजीज कुरैशी साहब जो भोपाल के गवर्नर भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, उर्दू एकेडमीज के चेयरमैन भी रहे, वो सब भी आ गए, सारे लोग वहां पर आ गए। और कुछ ऐनी आपा ने कुछ लोगों को फोन कर दिए थे, तो वो सारे लोग प्रोफेसरान और सारे यूनिवर्सिटी जामिया के सारे, दिल्ली जी यूनिवर्सिटी के, वो सब आ गए। तो वो पूरी महफिल अजीब और गरीब महफिल हुई कि इल्म बरस रहा था, और ऐसा माशाल्लाह, नूर बरस रहा था, बता नहीं सकता। मुझे तो सुन के भैया बहुत ने खुशी हो इस रही बीच उनको, हाँ उनको ऐनी आपा से कहा, अनिया चलो अजमेर चलो। अरे भैया आपको जहमत होगी, कहाँ हम फिर चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ चलो, तुम हमारी गाड़ी में चलो, हम चलेंगे गाड़ी, तुम हमारे साथ आगे बैठना, हम गाड़ी चलाएंगे। और वो तैयार हो गई, ऐनी है। आपा अच्छा तैयार हो गई, माशाल्लाह। और वो अजीज कुरैशी साहब जो है बाद में गवर्नर वगैरह हुए, वो भी वहां पर, वो अजमेर शरीफ सब में हम लोग 10-12 दिन वहां पर रहे। वहां आलम ये था कि जब देखती थी यानी आपा का, जब मुंह उठता था वो होती थी, तो कहते हैं हसन मियाँ आइए। तो हम और अजीज कुरैशी साहब वहां से, हॉल से निकल के, जहाँ ठहरे हुए थे, कोठी थी वहां पर अनार सागर के पास अजमेर शरीफ में, वहां से किसी पहाड़ी पे, किसी सामने जो है टीले पे बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, एक एक पत्थर पे सब लोग बैठ जाते थे, और मुझसे कहते थे हाँ हसन मियाँ मेरी वो गजल सुना दो। तो मुझसे वो हाँ फैज अहमद फैज की गजल सुनती थी कि शाम फिराक अपना पूछ आई और आके टल गई।
आई, आए, ये सब सुभान अल्लाह, सुभान। हैं वाकयात, तो मेरे लिए खुशनसीबी है, मेरे लिए अवार्ड और सनद से कम नहीं कि ऐनी आपा रोज हमसे जो है मोहब्बत करती थी और कितना शफ़क़तों से नवाज़ती थी। इन लोगों के गोद में मैं पला हुआ हूँ। जी, नहीं बहुत अल्लाह का बहुत करम बहुत है। ही खुशी हो रही है मुझे वो नक्शा उनके अपार्टमेंट का और याद आ रहा है। ये हाँ, क्रेडिट हमारे यूसुफ छोटा-सा। चचा को जाता है, जो हमें जी, लेके जी। गए थे अच्छा जब हाँ, हम हाँ, गए हाँ, तो बिल्कुल। उसमें जी हम हाँ, दिल्ली जी में थे, हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे जी, शायद। उस ज़माने में वो दिल्ली जी, में जी। रहते थे, तो वो फिर हमें लेके गए थे सबको क्योंकि मेरी वालिदा बहुत ज़्यादा फ़ैन थी कुर्रतुल-ऐन मिर्ज़ा की किताब जी, जी, की जी, और जी, सब। जी। वो भी प्रोफ़ेसर थीं, तो उर्दू की, मेरी वालिदा भी प्रोफ़ेसर रहीं, तो वो फिर ज़ाहिर है कि एक माहौल था, तो हम भी बचपन जी। से पढ़ रहे हैं उनकी किताबों को। मेरी फ़ेवरेट किताब है आखिरी शब के हमसफ़र, आखिरी शब तो के हम बहुत शायद न जी, जाने क्या जी। हुए। जी, जी, बहुत ही खूबसूरत। तो अब क्या हाल है उर्दू के साइन बोर्ड्स अभी तक हैं लखनऊ में? क्या हालात हैं उर्दू के हवाले से लखनऊ में? देखिए, हम जिस इलाके में रहते हैं, ये हमारा पुराना लखनऊ है, जो असल लखनऊ है। यहाँ तो आपको जी, बोर्ड-वोर्ड नज़र आ जाएँगे और लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन नए जितने भी नई बस्तियाँ आबाद हो रही हैं, नए इलाके जी। आबाद हो रहे हैं, वहाँ पर इस चीज़ का फुकदान है। हुँ, हालाँकि हमारे यहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर हुए थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने सेकंड लैंग्वेज पे बड़ा ध्यान जी, दिया था और ऐलान किया था कि हर बोर्ड पे जो है ये ज़बान उर्दू सेकंड लैंग्वेज है, इसके भी बोर्ड होना चाहिए। तो वो हुआ फिर जी, 12-15 साल पहले ही हुआ, लेकिन ज़ाहिर है अब सरकारें बदलती हैं तो वो सब पूरा सिलसिला खत्म होता सा चला गया। लेकिन कहीं-कहीं पे नज़र आता है जो उस तरह के लोग हैं, जैसे हम जैसे दीवाने लोग, तो हम लोग जी। कोशिश करते हैं कि उर्दू में हो काम, कोशिश करें। जी हाँ, उस ज़माने में मैंने अपने कोशिश जारी। स्कूटर पे अपनी गाड़ी पे जो है मैंने उर्दू में ही नंबर डलवाए। उसमें कई जगह अच्छा। पुलिस वालों ने रोका भी, जो हमने कहा आप चालान करिए। हमने मैं आपका चालान कर दूँ। हाँ, सेकंड लैंग्वेज है, आप ये नहीं कह सकते कि आप गलत हैं। ये सेकंड लैंग्वेज है इसलिए मैं रखा हूँ। तो चालान तो खत्म नहीं हुए, लेकिन आज़ाद हर चौराहे पे रोके जाते थे। नई जनरेशन के बारे में आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे पापा भी अक्सर कहते हैं हमने क्या किया कि अपनी नई जनरेशन के साथ कि वो लोग अब नहीं बन पा रहे कि जो पहले रहे जैसे आपके सामने कितने बड़े-बड़े नाम मौजूद हैं। जोश साहब भी बस आए वही एक मतलब वहाँ तकलीफ तक होती है बस आया रस्म मेरा ख़्याल है कि जोश साहब तक उसके जी। बाद जो वो तो मामला था ना वो थोड़ा-सा आहिस्ता-आहिस्ता करके कम हुआ। फैज़ साहब ज़ाहिर है और फ़राज़ रहे हमारे यहाँ तो बक़िया वो जो लेवल मतलब आप यानी कि कहते हैं कि बहुत एक उमड़ के आ रहा है पूरा वो चीज़ अब कहीं शायद हो तो आगे 10-15 साल में क्या होगा हमें नहीं पता। तो देखिए, आपको कैसा मेयार तो लगता है? घटा है, जी, मेयार तो घटा है ना। जैसे कोई भी शायर है, किस शहर में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वहाँ का इंतखाब अलग होता है। किस महफ़िल में जा रहा है, किस इलाके में जा रहा है, उसके एतबार से हमें शेर अशार का इंतखाब करना पड़ता है, ग़ज़लों का इंतखाब करना पड़ता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मुझे अफ़सोस इसका होता है कि लोग उर्दू हमारी अपनी गलती, हमारी कमज़ोरी है कि हम उर्दू अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हुँ, क्योंकि साज़िशें होती हैं और ये साज़िशों के तहत ही है कि किसी कौम को ख़त्म करना हो, किसी को ख़त्म करना हो, आप उसकी ज़बान छीन लीजिए, उसकी तहज़ीब छीन लीजिए, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यही हो रहा है कि हमारी ज़बान के साथ इतनी साज़िशें हुई, लेकिन उसके बावजूद हम जो है अपने अभी आप मूँदे बैठे हुए हैं, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपको सरकारी तौर पर आपको उससे रोज़ी-रोटी से कट कर दिया गया है, लेकिन आप अपने रास्ते खुद बनाइए ना। अपने बच्चों को तो तालीम दिए, कम से कम वो अपनी अपनी किताबें, अपनी मज़हबी किताबें, अपनी हदीस तो कम से कम पढ़ सकें। जी, या जी, कुछ अगर कोई ये खत बात आ गया सही या कुछ लिखा हुआ है, तो कम से कम वो पढ़ तो ना लिखें हम कहते हैं, चलिए लिखने पर वो ना हो। लेकिन कम से कम कोई चीज़ अगर आ गई है, एक एक पेज अगर रखा है, एक वर्क़ रखा हुआ, कम से कम उसको ही पढ़ लें। जी, या अगर माँ-बाप कह रहे हैं कि कुरान तो तुमने पढ़ लिया, उसको कुरान में लिखा क्या है, उसका मतलब ही नहीं जानते हो, कम से कम उसका तर्जुमा तो पढ़ लो। तो कम से सही कम बात इतना है। ही कर लें, इतना ही लोगों ने अगर कर लिया तो उर्दू बहुत आ जाएगी। जी, आजकल हालाँकि मैंने देखा है कि आजकल तो सोशल मीडिया पे भी जैसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ेसबुक पे चीज़ें आती हैं, लतीफ़े आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उर्दू में और
मतलब चलती भी रहती हैं, ज़ाहिर है कि लोग बच्चों को मौका मिलता है कि वो पढ़ें उसका, लेकिन मेरा ख़्याल है कि लोग स्किम करके आगे बढ़ जाते हैं, और जो पढ़ने वाली चीज़ होती है, जो उनको आसानी से पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी है या तो उस पे ज़्यादा जो नई नस्ल है वो चली गई है। और कुछ जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा था शुरू में कि हमसे सबने यही कहा कि अगर लिखना है तो पढ़ो, तो वही चीज़ जो है, जितने भी असल में लिखने पढ़ने वाले हैं, जैसे मैं हमेशा पापा भी यही बात कहते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो पढ़ें, दैट इज़ द ओनली वे टू राइट बेसिकली। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं और अपने ग्रोथ पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करेंगे, तो आप का ज़हन वसी भी नहीं होगा, विज़न भी नहीं होगा, आपके पास आइडियाज़ कुछ भी नहीं नहीं होगा। होंगे, वोकैब्युलरी भी नहीं होगी, फिर कुछ नहीं, फिर आप लिख नहीं सकते। ना आप उर्दू में लिख सकते हैं, ना आप अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं, किसी भी ज़बान में आप नहीं लिख सकते। मैं अंग्रेज़ी में लिखती हूँ, अंग्रेज़ी में मैंने मास्टर्स किया है, लेकिन उर्दू लिटरेचर, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो फ़िक्शन हो, तो वो मेरा ख़्याल है कि जितना हम पढ़ सकते थे और अभी भी पढ़ते हैं, और आपने जासूसी नॉवेल्स की बात की, इब्न सफ़ी हमें अज़बर है, और उसी तरह से तो तमाम एक-एक कैरेक्टर जी, जी, आज उसकी तक कहानी अज़बर है, और तमाम नॉवेल्स हैं या शायरी है, तो उर्दू मैंने माइनर में लिया था यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के दौरान। तो वो और सब शायर को पढ़ा, तो वो पढ़ना जो था ना, वो बहुत ज़रूरी है आपकी ज़हनी ग्रोथ के लिए, बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी ज़बान के, यानी अब इस वक़्त हम जापानीज़ ज़हनी लिटरेचर भी वर्जिश पढ़ते उचित हैं, होती है। बहुत जी हाँ, ज़रूरी है। आप कहीं का भी लिटरेचर पढ़ें, जापानीज़ ख़्याल भी आता पढ़ते हैं, वो ख़यालात आते हैं, वो आपको डेवलप करने इंस्पायर के होते लिए हैं, अरे आपको ये जी हाँ, ये हम भी कर सकते हैं। जी। तो वो बहुत ज़रूरी, मेरा ख़्याल है वो लैक कर गया है जनरली न्यू जनरेशन में। दे वांट टू हैव अ शॉर्टकट, कुछ या तो राइट, मतलब हर चीज़ के लिए एक शॉर्टकट है राइट। जो लोगों को चाहिए। तो वो एक बहुत, तो एक मेरा ख़्याल है कि चलते-चलते एक कलाम और काज़िम साहब से इतना मज़े की गुफ्तगू हो रही है कि मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हाँ, टाइम ये जो वक़्त है आपका बहुत कम है, जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह के आपके ख़्यालात हैं, उसमें मेरे ख़्याल में 2-3 घंटे में भी हमारी गुफ्तगू जी हाँ, मुकम्मल नहीं ये होगी। बहुत मज़ा आ लेकिन रहा है। आप गुफ्तगू कर रही थी और मैं मेरे ज़हन में खाके और खाने वो सब कि कैफ़ी साहब हैं बैठे, ये हैं, ये वो सिलसिला, जी क्योंकि हाँ, पढ़ने-लिखने की बात हो रही थी, तो जी, पढ़ने-लिखने का सिलसिला ही जी, जैसे नए लिखने वाले आते हैं, हमने भैया पढ़ो। जी हमें हाँ, तुम्हें किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं, किसी उस्तादी के चक्कर में नहीं, उस्ताद लोग बहकाते हैं और वो तुम्हें लकीर का फ़कीर बनाएँ, वो तुम्हें कभी अपने इंडिपेंडेंट नहीं बनाएँगे। वो मोहताजी आपकी रहेगी। आप पढ़िए, ये किताबें बिल्कुल, जितनी बड़ी, वो इस किताबों से पढ़ के ही वो उस्ताद बने। तो आप उन किताबों को दोस्त बनाइए और एक दिन इतना पढ़िए कि वो फिर उनके बगैर आप रह नहीं पाएँगे। फिर कोई भी ख़्याल आएगा, कोई भी ज़हन में कोई चीज़ आएगी, कोई शेर आएगा, तो आपको पता होगा कि आपके ज़हन में गालिब भी बैठे हैं, दाग भी बैठे हैं, जोश भी बैठे हैं, जिगर भी बैठे हैं, मुसफ़ी भी बैठे हैं, सारे जी, असातिज़ा आपके जो है जी, खाने के बने हुए हैं और उनके रास्ते मालूम। आपके ज़हन में कोई भी देखिए कोई ख़्याल आपका ऐसा नहीं छूटा है, जो हमारे असातिज़ा ने कई-कई बार इस्तेमाल ना किया। तो आप जी, करेंगे क्या? आपके पास तो कुछ नहीं, आपके सही, पास कोई चीज़ नहीं सिवाय ख़्याल के। ख़्याल आया, अब आप उस ख़्याल को बरतने का और उसको एक्सप्लेन करने का आपको तरीक़ा मालूम होना चाहिए। अब आपने ख़्याल आया कहना अच्छा इस तरफ चले कहना अरे साहब यहाँ तो गालिब बैठे हुए हैं। इस रास्ते पे चले कहना वो तो मीर बैठे हुए हैं। इस तरफ चले गए वहाँ तो दाग बैठे हुए हैं। इधर देखा गया मुसफ़ी बैठे हुए हैं। तो आपके लिए तो सारे रास्ते बंद हैं। तब उसी में से आपको कह रहा है मीर और गालिब के बीच में एक गली सी जाती है, पतली सी एक गली निकल रही है। मैं सोच रहा हूँ कि उससे निकल जाऊँ। आप जी, उससे निकले धीरे-धीरे दोनों को बचाते हुए, दोनों को पता भी नहीं चले और आप निकले, तो वो गली आपकी हो गई। अब ये जी, गलियाँ आप तलाश कीजिए, अब रास्ते तो हमारे लिए नहीं है। लेकिन जी। अगर उन्हीं गलियों से आप रास्ते में कहना अच्छा हाँ, ये ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो नए लिखने वालों को मैं ये कहता हूँ ना बस जी, सिर्फ़ पढ़ो और कुछ नहीं, कोई पैगाम जी, नहीं, सिर्फ़ पढ़िए। पढ़ें, पढ़ें, और बिल्कुल। पढ़ने के अलावा आप कुछ नहीं, वही आपको सब कुछ देगा और वहीं से आपको सारे रास्ते नज़र आएँगे। बेशक, तो बेशक, बेशक। काज़मी साहब, चलते-चलते एक आपका कुछ कलाम जो है ना वो सुनने की ख़्वाहिश है, अगर हो सके तो बता चलिए दीजिए। एक गज़ल के 2-3 शेर सुनाता हूँ जी, और उसमें इरशाद। क्योंकि लखनऊ की तरफ आपके जो रहती है जी, ज़रूर। दिलचस्पी, तो जी, उसमें लखनवियत भी है हम बल्कि मुशायरों में भी जाते हैं, हमने कहा भाई देखिए
मेरा ताल्लुक मैं लखनऊ से है, मैं लखनऊ से हाज़िर हुआ हूँ और जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में लखनवी तहज़ीब की और लखनवी गुफ्तगू की और उसकी लफ्ज़ियात की, उसकी शीनीनी के तज़किरे होते हैं और नाज़ुक मिज़ाजी की। तो जी। हमारी शायरी में चीर-पुकार और हंगामे नहीं होंगे। हमारे यहाँ वही मध्यम-मध्यम लहज़ा होगा, जिस मध्यम लहज़े में हम गुफ्तगू करते हैं, उसी लहज़े में हम शायरी भी करते हैं। तो उस तरह आपने और मुझे दाद देने की भी ज़रूरत नहीं। मुझे उम्मीद है कि जिस जगह कोई मिसरा, कोई लफ्ज़ आपके दिल के नज़दीक पहुँचेगा और आप अंदर हरारत पैदा करेगा, तो आप बेसख्ता फिर दाद देंगे। वैसे आप बिल्कुल। खामोशी सुन लिए, मेरे लिए इससे बड़ी दाद नहीं होगी। तो उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है फिर। जी, जी, जी। मैं एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। इरशाद। अता। हमसफ़र तुम हो अगर तो रास्ता कुछ भी नहीं। वाह! ये इक़बाल की ज़मीन है। इक़बाल की ज़मीन वाह! में देखिए कितनी जी, आसानी से मैंने हल्के-फुल्के शेर निकाल लिए हैं। सुभान अल्लाह। हमसफ़र तुम हो अगर तो रास्ता कुछ भी नहीं। हमसफ़र तुम हो अगर तो रास्ता कुछ भी नहीं। फासला कुछ भी हो लेकिन फासला कुछ भी नहीं। फासला कुछ भी हो लेकिन फासला कुछ भी नहीं। अब शेर देखिए क्या बात! कि मैंने माना आईना भी एक हकीकत है मगर मैंने माना आईना भी एक हकीकत है मगर सामने तुम हो अगर तो आईना कुछ भी नहीं। वाह! सामने तुम हो अगर तो आईना कुछ भी नहीं। फासला कुछ भी हो लेकिन फासला कुछ भी नहीं। और ये शेर खास तौर पे सुभान अल्लाह, लखनऊ सुभान की अता गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा अता कीजिए, फरमाएँ अता कीजिए। कि देख कर उसको मेरी आँखों में आँसू आ गए। देख कर उसको मेरी आँखों में आँसू आ गए। उसने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ भी नहीं, वाह, नहीं। वाह, वाह! सुभान उसने अल्लाह। पूछा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ भी नहीं। वाह! फासला कुछ भी हो लेकिन फासला कुछ भी नहीं। वाह, वाह, वाह! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया इनायत। तो काज़ी साहब बहुत शुक्रिया, वक़्त का बिल्कुल पता नहीं चला बात करते-करते और मेरा ख़्याल है कि हम 2 घंटा और भी इस बात कर सकते थे। बस वक़्त की थोड़ी-सी यहाँ पर अ, वक़्त यहाँ लिमिट है। जी, हाँ। तो जी हाँ। लेकिन बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही और मुझे पूरा यकीन है और उम्मीद है कि हमारे तमाम संगम के और आदाब इसके नाज़रीन और सामीन बहुत महज़ूज़ होंगे और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आपकी आपके बहुत नवाज़ी ममनून हैं आपका कि शुक्रिया आप तशरीफ़ कि लाए, आपने आपने इतने इतना अच्छे-अच्छे वक़्त दिया। लोगों तक आपकी माशाअल्लाह रसाई है जहाँ तक हम वहाँ भी पहुँच रहे हैं। मैं अरे कहूँ कि नहीं। मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफ़साने गए। क्या बात है। नहीं ये हमारे नई जनरेशन के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं कि नई जनरेशन हमारे आइकॉन से मिले, हमारे लिटरेरी आइकॉन से मिले और वो ज़रा सीखें, उनको मेहरबानी आपकी। सीखने का मौका मिले। तो बहुत-बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया और फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे आदाब अर्ज़ के नए अच्छा, मेहमान के साथ। आदाब अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़।